Hello everyone, welcome to Wow IS, and today we shall see our daily MCQs for 21st of August. So let's start guys. Question number 1 is 11th century Sri Lingaraj temple in Bhubaneswar is built in which style of architecture? This question should be very easy for you guys. So is it A. Kalinga style, B. Dravidian style, C. Vesara style, or is it D. Nagara style? Now, Lingaraj temple, it is in Odisha, and this whole region is called the Kalinga region. Okay, सो कलिंगा वॉर भी यहाँ हुआ था, तो आंसर गेस करना है कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है. आंसर है ए, कलिंगा स्टाइल. नाउ दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. ओके, लिंगराज क्योंकि शिवलिंग होता है, तो लिंगराज टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है. एंड दिस इज़ ऑल्सो बिलीव टू बी अ स्वयंभू, ज़मीन से स्वयं निकला हुआ. ओके, सेल्फ फॉर्म्ड. तो ये दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ थी. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शिवा कल्चर, शैविज़म एंड वैष्णविज़म, उनका एक सिंक्रेटिक स्टाइल है यहाँ पर. ओके, सिंक्रेटिक कल्चर यहाँ पे इवोल्व हुआ. ओके, इन द लिंगराज टेम्पल. नाउ जो नॉर्दर्न पार्ट है मंदिर का, वहाँ पे एक लेक है, दैट इज़ कॉल्ड द बिंदु सागर लेक. एंड बिंदु सागर लेक के जो वेस्टर्न बैंक है बिंदु सागर लेक का, वहाँ पे एक गार्डन है जिसका नाम है एक आम्र वन. एक आम्र वन. नाउ एक आम्र वन, जैसा कि आपको नाम से कुछ कुछ आइडिया मिल रहा होगा, एक आम्र इज़ अ जाइंट मैंगो ट्री. एक आम्र. ओके, और पुराने जो मैथोलॉजिकल टेक्स्ट थे, जो हमारे टेक्स्ट थे एंशियंट टेक्स्ट, उसमें जो भुवनेश्वर है उसका नाम एक आम्र वन ही था. ओके, इट वाज गिवन बिकॉज ऑफ इट वाज सीन एज अ सिंगल मैंगो ट्री. तो ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया गया था क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने फेस लिफ्ट के लिए बोला है. ओके, प्री 350 साल पुराने जितने भी मंदिर हैं उनका फेस लिफ्ट होगा. एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज टेम्पल्स. इट इज़ अ 11th सेंचुरी टेम्पल एंड इट वाज बिल्ट बाय ययाति वन. ओके, ही वाज अ सोमवंशी किंग. So this is also important. Somvanshi king. So now let's move forward guys. Question number 2 is which one of the following states became the first Indian coastal state to declare a state mangrove tree species? A. Goa, B. Andhra Pradesh, C. Kerala, or is it D. Maharashtra? So Maharashtra government, okay, the Maharashtra State Board for Wildlife, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्पेसिफिकली, इन्होंने डिक्लेयर किया है सोनाराटिया अल्बा. सोनाराटिया अल्बा, दिस इज़ अ मैंग्रोव स्पीसीज और इसको महाराष्ट्र का स्टेट मैंग्रोव ट्री डिक्लेयर किया गया है. ओके, एंड महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट स्टेट टू डू सो. नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस? तो सबसे पहला तो जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो एनहेंस होगा, और जो कंजर्वेशन स्टेटस फॉर दिस ट्री एंड द मैंग्रोव्स एज अ होल, ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही है कि ये कंजर्वेशन स्टेटस इन्हेंस हो जाएगा. सॉल्ट रेजिस्टेंट होते हैं ये वैरायटी. ओके, सॉल्ट टॉलरेंट. तो सॉल्ट टॉलरेंट जितनी भी वेजिटेशन है और स्पेसिफिकली जो मैंग्रोव्स हैं उनको काफ़ी कंजर्वेशन स्टेटस उनका इन्हेंस हो जाएगा. नाउ इसको वाइट चिप्पी भी बोला जाता है. एंड दीज आर फाउंड on the western coast, all along the western coast, and on the eastern coast you can find them on Odisha. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट पे मिलता है, ईस्टर्न कोस्ट पे भी मिलता है, बट उड़ीसा में काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड स्पेस है. ओके, और इसी के साथ अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल का भी एक कंजर्वेशन स्टेटस कंजर्व करने की बात कही गई है. ओके, अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल. आई होप गाइज दिस इज़ विजिबल. ओके, सो जो हमारा आंसर है वो है डी, महाराष्ट्र. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 3 is consider the following statements with respect to Try Food project. Now statement 1, it aims to enhance the income of tribals through better utilization and value addition to the minor forest produce.
and statement 2, it will be implemented by the National Agricultural Cooperative Federation of India. ओके, सो ट्राई फूड प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो जो पहला स्टेटमेंट है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, उससे आपको इसके एम्स का पूरा पता लग जाएगा. तो पहला स्टेटमेंट सही भी है और आप इससे समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस ट्राई फूड प्रोजेक्ट. तो इट एम्स टू एनहेंस द इनकम ऑफ ट्राइबल्स थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एंड वैल्यू एडिशन टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ट्राइबल्स इकट्ठा करते हैं उसमें वैल्यू एडिशन करके जब उनको बेचा जाएगा तो ट्राइबल्स की इनकम सप्लीमेंट होगी. तो ये बेसिक एम है इसका. ओके, नाउ जो ये प्रोजेक्ट है ट्राई फूड, दैट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया. आप अगर थोड़ा भी आप सोचेंगे अगर तो एग्रीकल्चरल और कोऑपरेटिव से इसका कोई भी लेना देना नहीं है. तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है. दिस इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द ट्राइफेड. ओके, जो हमारा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है ट्राइफेड, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है गाइस. ओके, नाउ इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स and Ministry of Food Processing Industries. ओके, फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़, ये दो मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनका ये जॉइंट वेंचर है. ऑल्सो MFPs के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, बट ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी 2 स्टेट्स में एज पायलट चलाया जा रहा है. तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. इन 2 स्टेट्स में इनको चलाया जा रहा है एज अ पायलट मॉडल. तो आंसर हमारा है जो वो है A, वन ओनली. ओके, ट्राइफेड का ये इनिशिएटिव है, ना कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. क्वेश्चन नंबर 4 which has also been asked in the CS prelims of 2010 is given below are the names of 4 energy crops, which one of them can be cultivated for ethanol? A. Jatropha, B. Maize, C. Pongamia, or is it D. Sunflower? जत्रोफा अगर आप ध्यान देंगे तो डिस कम्स अंडर बायोडीजल, बायोफ्यूल की तरह इसको यूज़ होता है. नाउ द आंसर इज़ मेज. ओके, 2 जनरेशन होते हैं बायो इथेनॉल के. पहले में जो शुगर मोलासेस होता है और इसके जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे इथेनॉल बनता है. और सेकंड जनरेशन में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होता है उससे बनता है हमारा इथेनॉल. और जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो है 2030 तक 20% ब्लेंडिंग ऑफ द फ्यूल विथ इथेनॉल. ओके, बायो इथेनॉल. तो ये पूरा एम था. आंसर हमारा बी, मेज से आप बायो इथेनॉल बना सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो उससे बायो इथेनॉल बन सकता है. जत्रोफा बायोफ्यूल बायोडीजल में यूज़ होता है, इसमें नहीं होता है. बाकी डी सनफ्लावर एंड सी पोंगेमिया, इनके अलग यूजेस हैं, दैट विल टॉक समवेयर लेटर. Okay, so now let's move forward. Question number 5 is consider the following statements with respect to microplastics. So, statement 1, microplastics are plastic debris smaller than 5 millimeter in length. And statement 2, it can readily break down into harmless molecules and thus no impact on marine life. So, microplastics, IUCN की रिपोर्ट है कि 8 मिलियन टन्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक ये आपको ओशन में मिलेगा. ओके, नाउ 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, सॉरी. ओके, नाउ 80% ऑफ दिस इज द माइक्रोप्लास्टिक. सो व्हाट इज़ माइक्रोप्लास्टिक? माइक्रोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है या फिर ऐसा प्लास्टिक भी होता है जो 5 मिलीमीटर से कम लेंथ का होता है. ओके, एंड इट डज़ नॉट ब्रेक इनटू हार्मलेस मॉलिक्यूल्स. यही इसलिए दिस इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये ब्रेक डाउन नहीं होता हार्मलेस मॉलिक्यूल्स में. तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है. आंसर हमारा ये वन ओनली गाइस. ओके, नाउ एक रिलेटेड टर्म है माइक्रोबीट्स. ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट आर माइक्रोबीट्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रोप्लास्टिक्स, और व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन माइक्रोबीट्स एंड माइक्रोप्लास्टिक्स. दिस यू हैव टू कमेंट. ऑल्सो आपने बीचेस पे देखा होगा माइक्रोप्लास्टिक को, कलरफुल लिटर होता है. Microplastic is a very harmful thing and it harms everything from tourism to ocean life and our coastal areas. This harms everything guys. Okay, so answer हमारा ये वन ओनली
नाउ इसी के साथ हमारा आज का MCQ ख़त्म होता है. वील मीट टुमारो. आई होप यू लाइक इट. Please subscribe to YouTube channel and press the bell icon for any further update, guys. We'll meet tomorrow. Thank you.